Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 15 October 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ना फर्स्ट आर्टिकल, सिक्किम्स फॉलन डैम हॉन्ट्स इंडियाज ड्रीम इन भूटान. जैसे कि आप सभी को पता है कुछ दिनों पहले ही यहाँ क्या होता है, सिक्किम में एक बहुत बड़ा हादसा होता है. हादसे की बात करते हैं जो फ्लैश फ्लड, जो आपका ग्लेशियर लेक होता है. तो ग्लेशियर लेक के ब्रस्ट होने के कारण क्या होता है, फ्लैश फ्लड आता है. और उस फ्लैश फ्लड के साथ जो वहाँ का एक डैम होता है ना, डैम की हम बात करते हैं, चोंगतांग जो डैम होता है वो भी क्या होता है, पूरा टूट जाता है यहाँ पर. अब यहाँ से देखते हैं जिसके कारण हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की यहाँ पर एटलीस्ट 94 जो लोग हैं उनकी यहाँ पर जान जाती है. अब क्या हो रहा है कि एक्चुअली हमारे भूटान में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं. अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो इंडिया के द्वारा असिस्ट किए जा रहे हैं यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स. कहाँ आपके एस्टैब्लिश है, भूटान में, जिनका नाम है आपका पुनातांगचू स्टेज 1, जो इसको हम पूना 1 कह रहे हैं. सेकेंड है आपका पूना 2 और थर्ड है आपका यहाँ पर आपका जो ये दो आपके मेन प्रोजेक्ट हैं. तो जो आपका पूना 1 प्रोजेक्ट है वो आपका स्टेज 1 पर अभी चल रहा है एंड पूना 2 जो प्रोजेक्ट है वो स्टेज 2 पर चल रहा है. लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न रेज हो रहा है कि देखिए इंडिया का सबसे बड़ा जो इशू क्या होता है कि हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन तो कर देते हैं. सबसे पहले उसमें क्या इशू आता है कि उसमें पहली बात तो हम डिले करते हैं. अगर 10 साल का जो काम होता है उसको हम 15-20 साल लगा देते करने में. इसी के अगेंस्ट में आप देखेंगे चाइना यहाँ पर क्या करता है, 10 सालों का काम 1 साल में ही क्या कर देता है, खत्म कर देता है. तो ये थोड़ा सा बेनिफिट, इसको जो हम कह सकते हैं प्रॉफिट मिलता है चाइना को यहाँ पर. सेकेंड चीज हम बात करते हैं यहाँ पे क्वालिटी की, कि जो हमारी क्वालिटी है वो भी इतनी ज्यादा क्या होती है, हम उसको भी एश्योर नहीं कर पाते हैं. सो यही मेन यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें अभी जो भूटान की जो हमारे इंडिया की ये ड्रीम्स प्रोजेक्ट्स हैं, अगर हमने ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भूटान में अच्छे से इनको कंस्ट्रक्ट कर दिया तो ये हमारे लिए बेनिफिट होगा. हमारे यहाँ पर रिलेशंस भी क्या होते हैं उन कंट्रीज के साथ एक तरीके से सॉफ्ट पावर की तरह क्या होते हैं आपके इंप्रूव होते हैं. बट फर्दर हम देखते हैं इसमें से क्या निकल कर आता है. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल है, पीएम मोदी कंफर्म्स इंडिया बेड टू होस्ट 2036 ओलंपिक्स. अब यहाँ पर बात की जा रही है कि इंडिया क्या करना चाहता है कि जो आपका 2036 समर ओलंपिक्स है उसको यहाँ पर होस्ट करना चाहता है. ठीक है, अभी कहाँ पर होगा, कैसे होगा, वी डोंट नो अबाउट दैट. जस्ट वी नो दैट ओनली थिंग कि यहाँ पर 2036 जो आपका समर ओलंपिक्स होगा तो ये किसके द्वारा आपका होस्ट किया जाएगा, इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा. अभी सिर्फ ऐसी हमारी बात आई है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर इंडिया इसको होस्ट है इस ओलंपिक्स को तो इंडिया विल बिकेम द 4th आसियान कंट्री टू होस्ट द गेम्स. ओके, आई होप आपको क्लियर होगा. जैसे कि हम बहुत सारे जो आपके मेनली ओलंपिक्स होते हैं वो कहाँ होस्ट किए जाते हैं, आपने देखा होगा चाइना में किए गए होंगे, है ना, और दूसरे यहाँ पर नेशन में किए जाते हैं. बट अगर इंडिया ऐसा करता है सो इंडिया विल बिकेम अ 4th कंट्री. यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट हियर कि इंडिया विल बिकेम अ 4th आसियान कंट्री टू होस्ट द गेम. यहाँ पर मेनली जो कैच है आपका वो आसियान कंट्री से होता है. अब देखते हैं यहाँ पर एक तरीके से ये कहा जा रहा है, इट्स अ ड्रीम एंड एस्पिरेशन ऑफ 140 करोड़ इंडियंस अहेड ऑफ 141st सेशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हियर. हाउएवर ही डिड नॉट मेंशन व्हिच सिटी वुड होस्ट द गेम. अभी तक हमें ये नहीं पता है कि किस सिटी के द्वारा इन गेम्स को होस्ट किया जाएगा. बट ये हम मतलब कि ये जो अभी कमेटी की आपकी मीटिंग हुई है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, उसमें जो सेशन हुआ है तो उसमें ये कहा गया कि इंडिया विल होस्ट द 2036 ओलंपिक्स. ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर. नाउ हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं एंड यू हैव टू टेल वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट. आपके पास टोटल 4 स्टेटमेंट्स हैं. तो ये क्वेश्चन कहाँ से आता है, आपका इकोनॉमी से आता है और ये आपका यूपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है. सारे हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं वो सारे PYQs होते हैं. सो आप लोग इन क्वेश्चंस को आंसर करना यहाँ पर सीखें. ठीक है, जैसे कि आप कॉमेंट सेक्शन में एटलीस्ट आप ट्राई करेंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे तो यहाँ से आपका एक एक टॉपिक और आपके जो PYQs हैं वो सारे कवर हो जाएंगे. सो मेक श्योर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पहले आप लोग
लोग वीडियो को पॉज करेंगे, देन इस क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे अच्छे से, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को यहाँ पर करना है। ठीक है, एक बार हम स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, क्या क्या स्टेटमेंट्स है हमारे पास। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रही है कि पहले हमें ये बताना है कि जब हमारा 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होता है, एलपीजी रिफॉर्म्स होते हैं, आप सभी को यहाँ पर पता हो। ठीक है, तो उसके रेफरेंस में कुछ चीजें चेंज होती हैं, क्या होता है वो हमें बताना है। तो उसके पहला हमारा स्टेटमेंट ये कहता है कि वर्कर्स प्रोडक्टिविटी, किसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वर्कर्स प्रोडक्टिविटी RS पर वर्कर ऑफ 2005 and 4 and 5 prices increased in urban area while it decreased in rural areas। इसमें ये कहा जा रहा है कि हम ये देखें कि अगर जो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी है उसको ध्यान में रखते हुए अर्बन एरिया में उनका जो एक तरीके से हम कह रहे हैं कि वो इंक्रीज हुआ था, उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज हुई थी, बट रूरल एरिया में वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी क्या हुई थी, आपकी डिक्रीज हुई थी। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है या इनकरेक्ट, या आप लोगों को बताना है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्क फोर्स स्टेडीली इंक्रीज, कि यहाँ पर जो रूरल एरियाज में परसेंटेज था वर्कफोर्स का शेयर का, वो क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट की हम बात करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन द नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज। रूरल एरिया में जो नॉन फार्म, ज्यादातर आप सभी को पता है कि जो रूरल एरिया है वहां पर फार्म से रिलेटेड सारी चीजें होंगी, आपका एग्रीकल्चर होगा, फार्मिंग होगी, इन सारी चीजों से रिलेटेड सारे आपकी एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। बट आफ्टर द 1991 एलपीजी रिफॉर्म क्या होता है कि रूरल एरियाज में जो नॉन फार्म इकोनॉमी थी वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है। Okay, I hope this one is clear to you. Now fourth statement is saying the growth rate in rural employment decreases। यहाँ पर रूरल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है। तो इसमें से कितने स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हैं, कितने स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं, आप लोग एक बार फिर से वीडियो को पॉज करें, देन अपने अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को रीड करके इस क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट सेक्शन में करेंगे। ओके, इसका आंसर आप लोगों को वीडियो के एंड में मिलेगा, तो आप लोग ध्यान दें कि वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर हमें फिर से दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं एंड हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है एंड कौन सी इनकरेक्ट। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, द 44th अमेंडमेंट ऑफ द टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पर कह रहा है कि आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है जो क्या करता है, एक आर्टिकल को प्लेस करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल को इंसर्ट करता है, और उस आर्टिकल के अंडर क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर का आपका इलेक्शन होता है ना, उसको किसके बियॉन्ड रखा गया, आपका जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड रखा गया, मतलब कि उसमें कोई भी जुडिशियल रिव्यू आपका नहीं हो सकता है। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वॉलेटिव टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, आपका जो 99th अमेंडमेंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 99th अमेंडमेंट था उसे स्ट्रक डाउन कर दिया था। क्यों? क्योंकि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 99th अमेंडमेंट था क्या, है ना। 99th अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्ट्रक डाउन कर दिया था। क्यों स्ट्रक डाउन किया था? क्योंकि ये क्या कर रहा था, जो इंडिपेंडेंस थी जुडिशरी की उसको वॉलेट कर रहा था। अब आप सभी को अगर ध्यान होगा, हमने इस टॉपिक को कई बार डिस्कस किया है, और इस साल की अगर हम बात करते हैं 2023 की, तो स्टार्टिंग के दिनों से लेकर यहाँ पर एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी, ये जो टॉपिक है आपका बना ही हुआ है न्यूज में। हर आए दिन, 1 महीने बाद, 2 दिन बाद, 15 दिन बाद आपको एक नए न्यूज और आर्टिकल इससे देखने को मिले। हमने बहुत बार डिस्कस किया है, तो मैं उम्मीद करती हूं आप लोग इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर सही करेंगे पूरी तरह से। ओके, कि 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस यहां पे वॉलेट हो रही है, मतलब कि यहां पे किससे रिलेटेड हो सकता है ये, है ना। तो आप लोगों को यहां पर जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, जो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर इसकी बात की जा रही है। सो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। सो सेवरल एनजीओज फेल टू शो राइट एरिया ऑफ वर्क मिनिस्ट्री डेटा। यहाँ पर मिनिस्ट्री का एक डेटा आया है, और उस डेटा के अकॉर्डिंग ये क्लेम किया जा रहा है कि बहुत सारे आपके जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज की डेफिनेशन आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएंगे कि आपको क्या समझ में
आता है कि व्हाट इज एनजीओ। एनजीओ क्या होते हैं, जो हम बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, ये कैसे वर्क करते हैं, तो इसका आप जो डेफिनेशन है एनजीओ का वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ये आप लोगों के लिए यहाँ पर छोटा सा वर्क है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री का एक डेटा आया है और उस डेटा के अकॉर्डिंग ये शो हुआ है कि आपके जो वेरियस एनजीओज हैं वो उनका जो एरिया ऑफ वर्क है उसको वो क्या कर पाए हैं, शो नहीं कर पाए हैं, है ना। जैसे ये कुछ एनजीओज का मेन मोटिव ये होता है कि हम सिर्फ एजुकेशन पर ध्यान दे रहे हैं, हमारा जो मेन मोटिव है कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करना है। कुछ एरियाज ऐसे, स्लम एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर बच्चों को राइट एजुकेशन नहीं मिल पाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि स्कूल से ड्रॉप आउट ले लेते हैं। बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती हैं जो ड्यू टू सम रीज़न उनकी जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं होती है, घर की ऐसी कंडीशन नहीं होती है जिससे वो स्टडी को कंटिन्यू कर सकें, तो उनका जो स्टडी है, तो मान लीजिए हमने बात करी एजुकेशन की, कुछ सेक्टर जैसे कि आप सोशल सेक्टर की बात कर सकते हैं, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ विमेन हो जाता है। थर्ड हम बात कर सके कि बहुत सारे जो एनजीओज होते हैं वो रिलीजियस बेसिस से आपके बेस्ड होते हैं। तो इसमें एक्चुअली ये डेटा आया है कि हम बात कर रहे हैं किसकी, FCRA हमारा एक है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, जिसके अंडर आपका मैंडेटरी होता है कि आपको क्या करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा इफ यू आर रिसीविंग फंड्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कंट्री। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। अगर आप किसी मतलब कि कंट्री से बाहर, जैसे कि आप इंडिया के हैं और इंडिया से बाहर से आपको क्या मिल रहा हो, आपको फंड मिल रहा हो, तो इसके लिए क्या करवाना होगा, आपको FCRA के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके अंडर क्या होता है, FCRA के अंडर आपको एक अकाउंट खुलवाना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जिसकी ब्रांच कहाँ होनी चाहिए, दिल्ली में होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है, ब्रांच उसकी कहाँ होनी चाहिए, दिल्ली में। और आपका बैंक कौन सा है, SBI, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पर कि कितना आपके पास पैसा आ रहा है, कितना पैसा नहीं आ रहा है। अगर हम बात करते हैं जो भी आपके पास फंड आ रहा है, तो उस फंड में से पहले क्या था, ये 50% था कि 50% जो आपका फंड है आप उसको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, बट इसको रिड्यूस करके अब कितना कर दिया गया है, 20% कर दिया गया है। और ये भी कहा है कि यहाँ पर आपको जितने भी आपके आधार कार्ड हैं और जितने भी यहाँ पे फंक्शनरीज हैं उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर होनी चाहिए। ओके, तो देखिए अभी जो पूरा डेटा आया है उस डेटा के अकॉर्डिंग ये शो हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जैसे कि जो क्या कर रहे हैं, आपके रिलीजियस मैटर में आपके इन्वॉल्व है, बट अगर आप उनकी रिपोर्ट देखेंगे, उनका जो पूरा डेटा है अपडेट देखेंगे, उन्होंने उसमें कहीं पर भी ये सारी चीजें मेंशन नहीं की है, बट स्टिल दे आर डूइंग दिस वर्क। और उनको जो फंड है वो भी आउटसाइड द कंट्री, फॉरेन कंट्री से यहाँ पर मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा कंसर्न हमारे लिए हो सकता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका रेड फॉर टू होस्ट इंडियाज मॉडर्न आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बैनर। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया की, ठीक है। तो हमारा जो द इंडियन आर्ट है आपका और आर्ट आर्किटेक्चर है डिज़ाइन बैनर 2023, ये आपका यूनियन मिनिस्ट्री जो है हमारी यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री उनके द्वारा यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 9 to 5 दिसंबर ये आपका होगा। तो इसमें मेनली क्या है कि हमारा जो रेड फोर्ट है आप सभी को यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ से आपके जितने भी आर्ट और आर्किटेक्चर है, डिज़ाइन है, ये यहाँ पर शोकेस किए जाएंगे। ये आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, मतलब कि दोनों फिजिकल और आपका डिजिटल दोनों फॉर्म में इसका जो एग्जीबिशन होगा आर्ट का वो किया जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है उसको प्रमोट करने की बात की जा रही है, इसलिए इस चीज़ों को यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड अफेयर्स में आप आएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वही आपका जो इजराइल का भी केस चल रहा है, ठीक है। इजराइल में जो कन्फ्लिक्ट यहाँ पर चल रहा है, सो इजराइल मिलिट्री सेज नदन गाजा रेजिडेंट्स मस्ट नॉट डिले इवैक्यूएशन। जैसे कि आप सभी को पता है कि इजराइल ने अभी यहाँ क्या अनाउंस किया है कि वो जल्द से जल्द, मतलब जितने भी यहाँ पे सिविलियंस हैं, जो लोग यहाँ पर गाजा में रह रहे हैं, वो क्या करें, गाजा को इवैक्यूएट कर दें, मतलब कि उसको जल्द से जल्द यहाँ पर खाली कर दे, उसको खाली करने में डिले ना करें। अब यहाँ पर इजराइल मिलिट्री का क्या मतलब कि प्लान है, कैसी क्या सारी चीजें हैं, इसके बारे में अभी हमें इतना कुछ न्यूज नहीं है। अगर फर्दर कुछ न्यूज आती है तो आपको अपडेट किया जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट अब साइंस सेक्शन में हम आते हैं, यहाँ पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आ जाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है डीप लर्निंग हेल्प्स क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर्स ड्यूरिंग सर्जरी। जैसे कि आप सभी को पता है ब्रेन ट्यूमर के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। अब क्या होता है, अगर हम ब्रेन ट्यूमर की बात करते हैं, उसका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, हमारा जो सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है उसमें कई बार ट्यूमर आ जाता है। और ट्यूमर मतलब कि आपकी कुछ ऐसी सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होने लगती है, ग्रो करने लगती हैं, और एक वो
उन सेल्स का एक कलेक्शन बन जाता है और धीरे धीरे वो ग्रो करता जाता है और जिसके कारण क्या होता है, कई बार अगर वो ब्रस्ट होता है तो उससे हमारी जान भी जा सकती है। तो आप सभी को इस ट्यूमर के बारे में पता ही होगा। अब हम बात करें किसकी, सीएनएस सिस्टम की। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें जो ट्रीटमेंट होता है, मतलब कि प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, तो उसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है, सर्जिकल रिमूवल इंप्रूव होता है। मतलब कि वहां पर सर्जरी होगी और सर्जरी के थ्रू आपका ये जो ट्यूमर है उसको रिमूव किया जाता है। उसमें भी आपको बहुत ही केयरफुली कंसिडरेशन लेने पड़ते हैं, बैलेंस आपको स्टैब्लिश करना पड़ता है बिटवीन द रिमूवल ऑफ ट्यूमर टिश्यूज एंड वाइल द मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ न्यूरोलॉजिकल डैमेज। जैसे कि जब ये सर्जरी होती है तो उस टाइम पर एक्चुअली हमें ध्यान देना होता है कि हमें इस ट्यूमर को भी क्या करना है, पूरी तरीके से रिमूव करना है। एट द सेम टाइम यहाँ पर जो कोई भी न्यूरोलॉजिकल डैमेज ना हो, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। ओके तो आप लोगों को ये पता होगा। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यहाँ पर बताएंगे। आप लोगों ने इसको अपने स्कूल्स में कई बार बहुत जगह पढ़ा होगा और आप लोग ऐसा ना समझे कि ये टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए कहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे बायोलॉजी का जो सेक्शन है उसमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं यूपीएससी में भी। तो आप लोगों को हर एक चीज पर यहाँ पर फोकस करना होगा, स्पेशली जब ये न्यूज़पेपर में आती हैं, है ना। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हाट इज सीएनएस, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यहाँ पर बताएंगे। अब एक्चुअली इसमें ये आर्टिकल क्यों आया है, आर्टिकल के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, अभी हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करी कि किस तरीके से यहाँ पर ट्यूमर को रिमूव किया जाता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी रैपिड सीक्वेंसी होती है और डीप लर्निंग एआई मॉडल्स हैं, इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है, आपके जो एआई टूल्स हैं इनको और आपका जो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, सीक्वेंसिंग की, इनको अगर हम कंबाइन कर दें, इसके कारण हम क्या कर सकते हैं, जल्द से जल्द ट्यूमर को डायग्नोस्ट किया जा सकता है। मतलब कि किसी भी पर्सन को ट्यूमर है ये पता लगाया जा सकता है। इससे क्या होगा कि एक तरीके से हमारे पास ट्यूमर के जो डायग्नोस्ट है उसका जो मॉलिक्यूलर है उसकी जो फिजिबिलिटी है, पोटेंशियल फिजिबिलिटी, उसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं और जल्द से जल्द ट्यूमर का जो है उसका इलाज किया जा सकता है। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए ये आर्टिकल आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली अफगानिस्तान में कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक अर्थक्वेक आया था। 11 अक्टूबर को आप देखेंगे, 7 अक्टूबर को भी और 11 अक्टूबर को यहाँ पर 2 बार अर्थक्वेक आया था। तो उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड था वो कितना था, 6.3% था और ये जो अर्थक्वेक था वो शैलो फोकस अर्थक्वेक था। ठीक है, तो इसमें इतना ज़्यादा आप लोगों को बिल्कुल भी इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास कुछ छोटे छोटे स्नैपशॉट्स हैं, ये आपके लिए थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और उसके बाद आपका जो ये नेक्स्ट आर्टिकल है ना, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको यहाँ पर देखेंगे। पहले हम इस आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। सो इजिप्ट इज रेसिंग टू एलिमिनेट हेपेटाइटिस सी। हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं, हेपेटाइटिस सी की बात कर रहे हैं। ये आपका क्या है, एक वायरस है। कैसा वायरस है इसकी बात करते हैं। इससे जो आपका लीवर होता है ना, हम लीवर की बात करते हैं। पहले हम इस वायरस के बारे में समझते हैं और इस आर्टिकल में फिर क्या डिस्कस किया गया है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इस आर्टिकल में मेनली हम बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हेपेटाइटिस सी की। तो हेपेटाइटिस क्या है, पहले तो हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है हमारे लिवर का। इससे क्या होता है, अगर ये वायरस हमारी बॉडी में आ जाता है तो हमारा जो लिवर होता है, सो इट डिस्टर्ब द वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सच एज बाइल प्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, फैट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो ये क्या करता है, अगर दिस वायरस केम इनटू आवर बॉडी तो इसके कारण क्या होता है, जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं, लाइक जो हमारा बाइल का प्रोडक्शन होता है, बाइल का प्रोडक्शन कहाँ होता है, आपके लीवर के थ्रू होता है। एक्सक्रीशन होता है, फैट एंड प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म होता है, एंजाइम्स को जो एक्टिव करने का काम होता है, प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है, इन सारी चीजों को ये क्या करता है, पूरा डिस्टर्ब करता है। ठीक है, ये हुआ। और इसके कारण क्या होता है, इट कैन बी एक्यूट दैट इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर दैट प्रिवेंट विद सिकनेस, जॉन्डिस। अगर ये होता है तो इसके कारण हमें थोड़ी थोड़ी सिकनेस होने लगती है, मतलब कि कुछ कुछ बीमारियां आने लगती है, जैसे कि जॉन्डिस हो जाता है, फीवर होती है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, क्रॉनिक इन्फ्लेशन होता है,
और ये ज़्यादातर लीवर में आपका फिर रहता है, उसके बाद फिर ये आपको लीवर तक पहुंच जाता है। इसमें आपको ऐसे कोई भी इसेंशियल सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते कि अगर आपको हेपेटाइटिस वायरस आपकी बॉडी में है तो उसके लिए एक कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स हमें शो होता है। तो देखिए, जॉन्डिस, फीवर, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें हम नॉर्मल बीमारियों की तरह इनको ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर आपको कभी ऐसा कुछ होता है तो आप इसमें पूरा टेस्ट अपना करवाएं। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, ये टोटल कितने टाइप्स के आपको हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, टोटल 5 टाइप्स के। ठीक है, हेपेटाइटिस ए की बात करते हैं, ये आपका एक इन्फेक्शियस डिसीज है ऑफ द लीवर दैट इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस ए वायरस। ये किसके कारण होता है? आपका हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होता है। इट इज एक्यूट एंड मोस्ट केसेस सिम्टम्स कुड बी रिकॉग्नाइज्ड। ये बहुत ही कम होता है, ये मेनली जो हमारे यंग पीपल होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं, और इसको हम रीजली क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, है ना। मतलब कि एक्यूट तो होता है लेकिन इतनी जल्दी हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वॉमिटिंग, नोजिया होता है, आपको फीवर होता है, सीवियर आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, वीकनेस होने लगती है और जॉन्डिस भी होने लगती है। ओके, बट यहाँ पर हेपेटाइटिस ए वायरस को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास एक इफेक्टिव वैक्सीन है। ओके, सेकंड बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की। ये भी आपका एक इन्फेक्शियस डिसीज है, ओके, जो कि किसके द्वारा होता है, आपका हेपेटाइटिस बी के द्वारा होता है। इट इज कॉन्ट्रैक्टेड थ्रू फ्लैट टाइट बोन्स, कॉन्टेक्ट विद ब्लड, सलाइवा, फ्लूइड ऑफ एन इन्फेक्शियस बॉडी। तो ये कैसे यहाँ पर फैलता है कि जैसे कि आप कोई आपको घाव हो गया है, कहीं पर आपको चोट लग गई, वुंड है, तो उसमें कोई फ्लैट टायर्ड हो जाता है, या फिर आप किसी के दूसरे पर्सन की ब्लड के कांटेक्ट में आ जाते हैं, सलाइवा के कांटेक्ट में आते हैं, या फिर कोई भी इन्फेक्शियस बॉडी है उसका जो फ्लूइड है, उस बॉडी का फ्लूइड है, उसके कांटेक्ट में आते हैं। सो ये आपको वायरस यहाँ पर फैल सकता है। ठीक है, ये भी जो वायरस है आपका वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है। इसमें भी आपको थकान होती है, आपके पेट में दर्द होता है और जॉन्डिस जैसे आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं। हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं, ये आपके लिए थोड़ा डेंजर है। ये जो आपका हेपेटाइटिस बी है ना, ये हमारे लिए थोड़ा सबसे ज्यादा डेंजर है, क्योंकि अभी तक इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास कोई भी वैक्सीन नहीं है। ठीक है, सो दिस कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम नीडल्स एंड दैट हैव बीन इन्फेक्टेड। ये कैसे ट्रांसफर होता है आपका, जैसे कि बर्थ के टाइम पर क्या होता है, कई बार इंजेक्शंस का यूज किया जाता है ना, तो ये नीडल्स के थ्रू क्या होता है, आपका ट्रांसफर हो जाता है थ्रू द बॉडी फ्लूइड द इन्फेक्टेड पर्सन हैविंग सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, स्पेसिफिकली विद HIV इन्फेक्टेड पर्सन। यहाँ पर अगर कोई भी HIV इन्फेक्टेड पर्सन है और दे आर हैविंग अ फिजिकल रिलेशन, तो वहां पर भी क्या होता है, ये जो वायरस है आपका एक 1 पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाता है। तो देखिए, इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे कि HIV वायरस हो, HIV वायरस जैसे स्प्रेड होता है 1 पर्सन टू अनदर, इसी तरीके से आपका हेपेटाइटिस C वायरस भी है यहाँ पर, और इसके लिए हमारे पास कोई भी इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है। तो इसको प्रिवेंट करना थोड़ा सा, इसमें मेनली हमें किस पर फोकस करना होगा, हमारी हाइजीन पर फोकस करना होगा। स्पेशली हॉस्पिटल्स में जो हाइजीन है उसका सबसे ज्यादा यहाँ पर ध्यान रखना होगा। हेपेटाइटिस D की बात करते हैं, इसमें भी हमारा जो ये लीवर डिसीज है जो कि आपका हेपेटाइटिस डी के द्वारा मतलब कि कॉज्ड होता है। इट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड ब्लड और द वुंड। ये कैसे फैलता है, जैसे कि कोई भी इन्फेक्टेड ब्लड हो, खून है आपका, और वुंड है, तो इसके थ्रू यहाँ पर ये फैल जाता है। सो हेपेटाइटिस डी इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय हेपेटाइटिस बी इम्यूनाइजेशन। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी के लिए, उसका हम क्या कर सकते हैं, हेपेटाइटिस डी में भी यूज कर सकते हैं। और बट इसका जो ट्रीटमेंट है, अभी सक्सेस रेट इतनी ज्यादा आपकी हाई नहीं है, अभी भी लो है, बट स्टिल हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, अब हेपेटाइटिस ई की बात करते हैं। ये कैसा है, आपका वाटर बॉर्न डिसीज है। ये कैसा, मतलब पानी के थ्रू आपका ये क्या होता है, बॉर्न होता है। सो ये कैसे सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में, थ्रू फूड, वाटर, कंटेमिनेटेड ब्लड, इसके थ्रू हमारी बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। ओके, द वैक्सीन टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस ई वायरस इन्फेक्शन हैज बीन डिप्लॉयड। आपकी जो इसकी वैक्सीन है उसको डिप्लॉय किया गया है, और इसकी जो लाइसेंस है वो अभी सिर्फ चाइना में ही है, अभी और कहीं इसका जो लाइसेंस है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है फॉर दिस यूज ऑफ वैक्सीन। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, जैसे कि कुछ हैं जो आपके हेपेटाइटिस ए और ई है, वो सेल्फ लिमिटेड डिसीज हैं, उसमें आप किसी एंटीवायरल मेडिकेशन का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अब ग्लोबल सिनेरियो की बात करते हैं, इवन हम हमारे जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं उनकी भी बात करते हैं, तो हमारे यहाँ इंडिया में नेशनल वायरस हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम को लेकर आया गया है, जिससे कि हमने क्या इस प्रोग्राम का एम ये है कि 2030 तक हमें इस वायरस को पूरी तरीके से कंट्री से खत्म करना है। इंडिया
पास यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी है यहाँ पर, जिसमें कि हमें क्या करना है कि हेपेटाइटिस बी इज इंक्लूड अंडर द इंडियाज यूपीआई। इस जो हमारा इंडिया का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जिसमें कि आपके वेरियस डिसीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, डायफ्थीसिया, टेटनस, पोलियो, निमोनिया, मैग्नेसिस, इन वायरसेस से हमें क्या करना है, पूरी तरीके से उनको हमें वैक्सीन प्रोवाइड करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके अंदर यहाँ पर हेपेटाइटिस जो बी है, इसके लिए भी यहाँ पे वैक्सीन प्रोवाइड करने की बात की गई है। अब ये आर्टिकल क्या है, आर्टिकल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इजिप्ट इज रेसिंग टू एलिमिनेट हेपेटाइटिस सी। सबसे ज्यादा यहाँ पर हमें केसेस कहाँ देखने को मिलते थे, इजिप्ट में देखने को मिलते थे। 100% आपको यहाँ पर पूरे केसेस देखने को मिलते थे। लेकिन जितना अच्छा यहाँ पर मतलब जितने ज्यादा यहाँ पर केसेस देखने को मिलते थे, उतना अच्छा ही काम इजिप्ट ने यहाँ पर किया। आज के टाइम पर यहाँ पर 9 अक्टूबर को WHO ने ये अनाउंस किया है दैट इजिप्ट हैड मेड अ अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस। यहाँ पर इजिप्ट ने बहुत ही आपकी बढ़िया प्रोग्रेस की है टू एलिमिनेट द हेपेटाइटिस सी। ये इजिप्ट बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अचीव गोल्ड टायर। यहाँ पर इजिप्ट क्या बन चुका है, वर्ल्ड की पहली कंट्री बन चुका है जिसको यहाँ पर इस एलिमिनेशन के पाथ पर गोल्ड टायर का स्टेटस यहाँ पर मिला है। अभी गोल्ड टायर क्या होता है, इस स्टेटस को रीच करने में आपकी कुछ कंडीशंस इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि इसमें मेनली क्या होता है, आपको कौन कौन सी कंडीशन से मीट करना होता है, लाइक इंश्योरिंग 100% ब्लड एंड इंजेक्शन सेफ्टी। मतलब कि यहाँ पर जो ब्लड है और इंजेक्शन की सेफ्टी यहाँ पर पूरी 100% होनी चाहिए। मेंटेनिंग अ मिनिमम ऑफ 150 नीडल सिरिंज पर ईयर फॉर पीपल हु इंजेक्ट ड्रग्स। तो यहाँ पर जो 150 नीडल्स और सिरिंज है, यहाँ पर पूरी तरीके से ओवरऑल 80% जो आपकी कंट्री में अगर 100% लोग हैं, तो आपकी पॉपुलेशन से जो 80% लोग हैं, उनका यहाँ पर डायग्नोसिस होना चाहिए कि इन पर्सन को यहाँ पर हेपेटाइटिस है। तो ये सारे जो क्राइटेरियाज हैं वो फुलफिल किए गए, किसके द्वारा, इजिप्ट के द्वारा फुलफिल किए गए हैं। इजिप्ट ये जो 80% का क्राइटेरिया है, इजिप्ट ने यहाँ पर 87% लोगों को क्या किया, हेपेटाइटिस सी वायरस के जो लोग यहाँ पर डायग्नोस थे, उनको यहाँ पर मतलब कि उनका पता लगाया है, उसके बाद उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है और क्योर भी किया है। इसी के चलते यहाँ पर इजिप्ट बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अचीव दिस गोल्डन टायर स्टेटस। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे स्नैपशॉट्स की। रिसर्चर डेवलप द लार्जेस्ट ह्यूमन ब्रेन सेल एट लास्ट। अब यहाँ पर रिसर्चर्स ने क्या किया है, जो आपका ह्यूमन ब्रेन है और नॉन ह्यूमन प्राइमेट ब्रेन है, उसका एक एटलास डेवलप किया है। एटलास कैसे डेवलप किया है, जो हमारे 3000 ह्यूमन ब्रेन सेल्स के टाइप्स हैं, इनके जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उनको यहाँ पर मतलब पूरा एक कलेक्टिव एफर्ट्स के थ्रू इनके जितने भी कैरेक्टराइज आपके जो टोटल यहाँ पर ब्रेन सेल्स हैं, 3000 टाइप्स ऑफ ब्रेन सेल्स हैं, और आपके जो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स हैं, तो इसका पूरा यहाँ पर डेटा बनाया है। उस तरीके से यहाँ पर एक एटलास यहाँ पर किया है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि कौन सी सेल है, उसका कैसा म्यूटेशन होता है, अगर म्यूटेशन होता है सेल में तो उसके हमारी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट होते हैं, कौन कौन सी न्यूरोलॉजिकल डिसीज यहाँ पर हो सकती हैं। देखिए अभी ये पूरी अंडरस्टैंडिंग इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगी, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू डू सो। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिक इकोसिस्टम इम्पैक्ट ग्रे व्हेल पॉपुलेशन। अब आर्टिक इकोसिस्टम की बात करते हैं। देखिए इस आर्टिकल में और कुछ नहीं है, आपको ग्रे व्हेल क्या होती है ये पता होना चाहिए। आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं ग्रे व्हेल की, ये इस तरीके से आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशन में देखने को मिलती हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ये आपकी जो बहुत ही हाईली मोबाइल और लार्ज लॉन्ग लिव्ड स्पीशीज है, और इसका यहाँ पर आपका जो आर्टिक ओशन वार्म हो रहा है, आर्टिक ओशन वार्म क्यों हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ये ग्लोबल वार्मिंग ये इतनी बड़ी आपकी जो मोबाइल लार्ज और लॉन्ग लिव्ड स्पीशीज है, इनको भी यहाँ पर क्या कर रही हैं, अफेक्ट कर रही हैं। तो इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसका जो इफेक्ट है इन स्पीशीज पर भी हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, और आज का ये हमारा लास्ट आर्टिकल है। देखिए हेपेटाइटिस सी से रिलेटेड आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है, आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 2019 में ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है आपकी, हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV। ये कहा जा रहा है कि जो आपका हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, जैसे HIV स्प्रेड होता है, उसी तरीके से आपका हेपेटाइटिस बी
वायरस भी स्प्रेड होता है। सेकेंड है आपका हेपेटाइटिस बी, अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव वैक्सीन। यहाँ पर जैसे कि बी है हेपेटाइटिस बी, उसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, जैसे कि यहाँ पर हेपेटाइटिस सी के लिए वैक्सीन नहीं है। ओके, ग्लोबली द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस आर सेवरल टाइम मोर देन दोज इन्फेक्टेड विद HIV। थर्ड स्टेटमेंट ये कहा जा रहा है कि आपके जितने लोग HIV से इन्फेक्टेड नहीं है उससे ज्यादा यहाँ पर लोग हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से यहाँ पर आपके इन्फेक्टेड है। ओके, लास्ट स्टेटमेंट, सम ऑफ दोज इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस डू नॉट शो द सिम्टम्स ऑफ मैनी ईयर्स। इसमें ये कहा जा रहा है जिन लोगों को ये वायरस इन्फेक्ट करता है तो उसके कारण यहाँ पर कई सालों तक तो हमें यहाँ पर सिम्टम्स ही दिखाई नहीं देते हैं। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है ये आप लोगों को बताना है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अभी हमने हेपेटाइटिस के बारे में सारी चीजें यहाँ पर पढ़ी हैं तो आपको ये पूरा क्लियर होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कॉमेंट सेक्शन में करना है। लास्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। आज का हमारा लास्ट आर्टिकल है, हाउ इज द IOR इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इज अ की ब्लॉक फॉर इंडिया। अब इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, IORA की। ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, इसमें एक्चुअली अभी हुआ क्या है अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर कोलंबो में 11 अक्टूबर को इसकी मीटिंग हुई है। किसकी, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की यहाँ पर मीटिंग हुई है। इस मीटिंग की अगर हम बात करते हैं, इस मीटिंग को अटेंड किया गया था आपके 23 नेशन जो ग्रुपिंग कंट्रीज हैं और जितने भी इन कंट्रीज के सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा इसको यहाँ पर अटेंड किया गया था और इसमें जो भी डायलॉग पार्टनर्स थे उनके द्वारा भी इसको अटेंड किया गया था। अब पहले हम IORA की बात करते हैं, ये कैसे फॉर्म हुआ, कब फॉर्म हुआ, कितने मेंबर्स हैं, उसमें कौन कौन है। तो देखिए, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में आपके 23 कंट्रीज हैं फ्रॉम अफ्रीका, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया और लिटरल स्टेट्स। ओके, ये आपका इंडियन ओशन के आसपास आपका इन्वॉल्व करता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका इंडियन ओशन है और यहाँ पर ये जो कंट्रीज, कलर कंट्रीज आपको दिख रही होंगी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, ईरान, UAE, यमन, सोमालिया। तो इंडियन ओशन के आसपास ये जितने भी कंट्रीज हैं दे आर द पार्ट ऑफ IORA। इस एसोसिएशन का क्या है, वो पार्ट है। ठीक है, तो इसमें टोटल 23 कंट्रीज हैं। आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज है, इनके नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, हर 2 साल में जो चेयरमैनशिप होती है वो रोटेट होकर सामने आती है। इस साल यहाँ पर क्या हुआ, श्रीलंका ने चेयरमैनशिप जो थी बांग्लादेश के पास थी, बट श्रीलंका ने इसको क्या कर लिया, ओवरटूक कर लिया, मतलब कि चार्ज इसका लिया। और वाइस चेयर की बात करते हैं तो इंडिया वॉज द वाइस चेयर ऑफ दिस मीटिंग। ठीक है, इसमें टोटल 23 स्टेट्स कंट्रीज हैं आपकी, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरस, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, ओमान, शेलिस, सिंगापुर, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड एंड UAE। टोटल इसमें 11 डायलॉग पार्टनर्स हैं, चाइना, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, इटली, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, टर्की एंड द UK एंड USA। तो ये सारे क्या है, आपके डायलॉग पार्टनर्स है। ये कब फॉर्म हुआ था, 1997 में। जब ये फॉर्म हुआ था तब उस टाइम पे इसको हम कह रहे थे इंडियन ओशन रीजनल एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये आपका मॉरिशस में इसको फॉर्म जेनेसिस इसका हुआ था। फिर ये मेनली हुआ क्यों था, इसका जेनेसिस की अगर हम बात करते हैं, 1995 में यहाँ पर आपका क्या होता है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव जी होते हैं, वो रिपब्लिक डे में जो आपके नेल्सन मंडेला होते हैं उनको यहाँ पर मतलब कि इनवाइट करते हैं एज अ चीफ गेस्ट। तो उसी टाइम पर यहाँ पर क्या होता है, जो नेल्सन मंडेला जी थे वो कहते हैं कि हमें एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए हमारे इंडियन ओशन के आसपास का, जो कि क्या करेगा, जो इंडियन ओशन रिम ऑफ सोशो इकोनॉमिक कॉपरेशन और अदर पीसफुल इंडेवर्स। तो मतलब इस रीजन में जो इकोनॉमिक आपकी कॉपरेशन है, सोशो इकोनॉमिक कॉपरेशन है, उस पर हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे। फिर यहाँ पर ये रीजन हमारे लिए मैटर क्यों करता है, तो ये रीजन हमारे लिए मैटर ये करता है कि यहाँ पर आपकी वर्ल्ड की थर्ड वर्ल्ड पॉपुलेशन देखने को मिलती है। यहाँ पर 2.6 बिलियन लोग आपको देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पर हम बात करते हैं 80% ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड यहाँ से होता है। ये जो आपका इंडियन ओशन वाला रीजन है, यहाँ से 80% जो आपका ग्लोबल ऑयल का ट्रेड होता है वो इसी रीजन से होता है। 50% ऑफ वर्ल्ड कंस्ट्रक्ट कार्गो यहाँ से होता है। 33% यहाँ पे जो बल्क कार्गो यहाँ पे पास होते हैं। तो ये रीजन हमारे लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इसी के साथ साथ हम देखते हैं इंडिया क्या है, अदर जो हमारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से लाइक सार्क हो गया, आपका बिम्स्टेक हो गया, क्वाड हो गया, यहाँ पर भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि हमें क्या करना है, इस रीजन में अब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होना है। ठीक है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मेन फोकस एरिया क्या क्या है अकॉर्डिंग टू चार्टर, यहाँ पर सेवन प्रायोरिटी एरियाज हैं। कौन कौन से? मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, फिशरीज मैनेजमेंट, रिस्क डिजास्टर मैनेजमेंट, एकेडमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, कल्चर एक्सचेंज, जेंडर एम्प्लॉयमेंट। तो ये 7 एरियाज हैं जो कि यहाँ पर मेनली फोकस किया जाता है। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन था, अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, ओके, 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई थी और आपको ये बताना था कौन से स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है और कौन से इनकरेक्ट। तो पहले आप एक्सप्लेनेशन देखिए, आपको यहाँ पर क्लियर होगा। तो पहला क्या होता है, जो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी थी वो क्या होती है, इंक्रीज होती है अर्बन एरिया में वाइल इट डिक्रीज इन रूरल एरिया। तो यहाँ पर जो हमारा ये स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हम बात कर रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट की, वो करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे कि इंक्रीज इन अर्बन एरिया वाइल डिक्रीज इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में क्या होता है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है। ओके, फिर देखेंगे द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लेड टू शिफ्ट द अग्रेरियन इकोनॉमी टू सर्विस एंड इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी। यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो अग्रेरियन इकोनॉमी से हम किसकी तरफ शिफ्ट होते हैं, सर्विस और इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होते हैं। सो द शिफ्ट वॉज मोर प्रोनाउंस इन अर्बन एरिया। तो मेनली यहाँ पर जो आपका शिफ्ट होता है कहाँ प्रोनाउंस होता है, अर्बन एरिया में होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, वर्कर्स की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है। ऑन द अदर हैंड आपको क्या होता है कि जो आपका रूरल एरिया होता है वो किस पर डिपेंड होता है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड होता है, इसलिए वहां पर जो एक हमें प्रोडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज दिखाई देती है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरिया इन वर्कफोर्स स्टेडीली इंक्रीज। यहाँ पर रूरल एरिया में जो वर्कफोर्स होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है, उसका परसेंटेज यहाँ पर इंक्रीज होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लेड टू ग्रोथ ऑफ अर्बन एरिया। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के कारण क्या होता है, आपका इकोनॉमिक एरिया में ज्यादा ग्रोथ होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ से इनकरेक्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं शेयर रूरल। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन रूरल एरिया द ग्रोथ ऑफ नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज। ये कह रहे हैं कि रूरल एरिया में, सॉरी, सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर करेक्ट है, जो थर्ड स्टेटमेंट है वो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाती है। ओके, सो यहाँ पर फोर्थ बात करते हैं कि द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज। यहाँ पर रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होता है, तो ये स्टेटमेंट अभी आपकी इनकरेक्ट होती है। यहाँ से आपका राइट ऑप्शन निकल कर आता है 1 and 2 ओनली। सेकंड स्टेटमेंट की क्वेश्चन की बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा करेक्ट है आपका, तो इसमें 2 ओनली आपका होगा। ठीक है, इसमें कौन सा आपका है, बी आपका राइट ऑप्शन है। यहाँ पर क्या होता है, आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो 39th हमारा अमेंडमेंट होता है उसके द्वारा ये आपका 10 अगस्त 1975 में इसको इनेक्ट किया जाता है, जहां पर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा बियॉन्ड द स्क्रूटनी ऑफ इंडियन कोर्ट्स यहाँ पर प्लेस किया जाता है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का नहीं होता है। तो ये आपका इमरजेंसी के टाइम यहाँ पे पास होता है, बट सुप्रीम कोर्ट फिर क्या करता है, ये जो आपका अमेंडमेंट होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। हम 99 कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, ये किसकी बात करता है, आपका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात करता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि ये क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वॉलेट कर रहा है। इसलिए आपका सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होता है। सो आई होप आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर होंगी। सो आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें क्लियर हो। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।